नमस्कार, मैं चित्रांशु। आज डूसू इलेक्शन में कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। हमारे पास अभी मैं आर्ट्स फैकल्टी में हूँ। हमारे पास तीनों पॉलिटिकल पार्टी एबीवीपी, एनएसयूआई और सीवाईएसएस के कैंडिडेट हैं। तो हम तीनों से बात करेंगे कि इस बार डूसू इलेक्शन में उनके क्या क्या मुद्दे हैं और वो किस किस मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। तो साकेत जी, आप एबीवीपी से हैं। एबीवीपी के लिए इस बार क्या खास मुद्दे हैं? देखिए, एबीवीपी पिछले 2 साल से यूनियन में है। पिछले साल हम लोग 4 सीटें जीते और हमने एफआईयूपी के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप एफआईयूपी पूरी तरीके से वापस हुआ। हम स्टूडेंट्स के बीच में ये बात लेकर जा रहे हैं कि हमने जो वादे किए वो वादे निभाए, इसलिए आप हमें दोबारा से मैंडेट दीजिए। हमने कहा हम रीवैल्यूएशन को वापस करवाएंगे, हमने रीवैल्यूएशन वापस यूनिवर्सिटी में शुरू करवाया। हमने कहा हम बीटेक के कोर्सेज को एआईसीटी का अप्रूवल दिलवाएंगे, हमने वो दिलवाया। हमने कहा हम यूपीएससी से सीसेट हटवाएंगे, हमने हटवाया। हमने कहा हम एफआईयूपी के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उसे वापस करवाएंगे, वो हमने करवाया। इसलिए हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि अब नए हॉस्टल्स के संघर्ष के लिए, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट के संघर्ष के लिए, पेइंग गेस्ट रेगुलेशन एक्ट के संघर्ष के लिए, नए कॉलेजेस के लिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम और स्पेशल चांस के लिए, प्रिंटेड मार्कशीट्स के लिए, अपनी आंसर शीट्स की कॉपीज प्राप्त करने के लिए, कैंपस में वुमेन सिक्योरिटी के लिए, क्लोज कैंपस के लिए एबीवीपी को दोबारा से मैंडेट दें, ताकि एबीवीपी इन सभी बातों पर स्टूडेंट्स की तरफ से एक बड़ा मोबिलाइजेशन कर सके और सरकारों को और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चेता सके। आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं सीवाईएसएस के लिए? देखिए, चुनाव के जो तौर तरीके रहे हैं, इससे दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग जो हैं वाकिफ हैं। जनतंत्र की जड़ है छात्र राजनीति, और जिस तरह से इन लोगों ने इसे दूषित कर रखा है ये सब लोग जान रहे हैं। नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स को इलेक्शंस में लाया जाता है, एक दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है छात्रों को कि वो वोट डाल लेना है। यही वजह है कि 36 से 38% जो है पिछले 10 साल से वोटिंग परसेंटेज रहा है। जाति और क्षेत्र के समीकरण बना के वोट मांगे जाते हैं। दूसरा कोई जरिया नहीं है, छात्रों के बीच में जाने से डरते हैं क्योंकि पूरे साल जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हॉस्टल्स के मुद्दे पिछले 10 साल से रहे हैं, यू स्पेशल के मुद्दे रहे हैं। 2 साल से यूनियन में थे, केंद्र सरकार थी, ज्ञापन की राजनीति करते हैं, 11 महीने निष्क्रिय रहते हैं, 1 महीना पहले धरना देते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। इनका नकाब जो है इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो है सही से जान लिया है और वो ये मान रहे हैं कि इस बार बेहतर विकल्प के तौर में सीवाईएसएस आ रहा है, जिसने आने से पहले ही 2 वादे पूरे कर दिए हैं। यू स्पेशल बसेस मुहैया कराई हैं। 16 कॉलेजेस ऐसे हैं जो फुली फंडेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनमें वाईफाई की सुविधाएं जो है शुरू करा दी गई हैं। नहीं तो चुनाव में ऐसा होता है कि पहले साल कहते हैं कि जी वाईफाई लगवाएंगे, दूसरे साल कहते हैं वाईफाई शुरू कराएंगे। सिर्फ मुद्दे वही रहते हैं, बार बार उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं और छात्रों को भ्रमित करा जाता है। मैं आप दोनों से सवाल के लिए वापस आऊँगा, पर उसके लिए बीच में जी आप काफ़ी दिनों से स्टूडेंट राजनीति में हैं, तो एनएसयूआई के लिए क्या खास? एनएसयूआई ने इस बार शुरुआत की थी स्टार्टिंग इलेक्शन में। पूरे साल एनएसयूआई ने बच्चों के, छात्र छात्राओं के लिए फील्ड पे उतर के काम किया है, प्रोटेस्ट किए हैं बच्चों के लिए। साथ साथ एनएसयूआई सबसे बड़ा इस बार इशू लेके चलिए और सीबीसीएस है। हम चाहते हैं सीबीसीएस को रोल बैक किया जाए, क्योंकि सीबीसीएस दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक नया खिलवाड़ किया जा रहा है। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नया सिस्टम लॉन्च करता है। एक लेबोरेटरी बना दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को, नया केमिकल लॉन्च करते हैं। ये अपने मुताबिक बच्चों को मोड़ने की कोशिश करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये है कि वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस लेके तो आए हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। हम अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बैठाने की काबिलियत तो है नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की, और हम लाखों दूसरे बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और पढ़े। साथ साथ 4,500 एड हॉक टीचर्स हैं, उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। साथ साथ मेरे जो सीनियर सीवाईएसएस के हैं, इन्होंने कहा कि यू स्पेशल बस सीवाईएस आम आदमी सरकार ने की को चलाया गया। तो इससे मैंने बताना चाहता हूँ कि 1 महीने तक साउथ कैंपस में कंटिन्यू एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया है। साथ ही साथ वाईफाई की जहाँ तक बात है, तो मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें वाईफाई ना हो। आज से 5 साल पहले वाईफाई शुरू हो चुके हैं। ये बच्चों को जो बरगलाने की कोशिश करें, शायद ये बंद करनी चाहिए इन्हें। ये वाईफाई पूरे दिल्ली के अंदर जो लॉन्च करने की सिस्टम उन्होंने बात की थी, वो किया जाए उनके द्वारा। साकेत जी, एक मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़ोर शोर से बता रहे थे कि एबीवीपी का हिस्सा रहा है एफआईयूपी को हटवाने में। सीबीसीएस को लेके काफ़ी आक्रोश है इस बार छात्र छात्राओं में, और एनएसयूआई और एसएफआई और आईसा काफ़ी आगे आके बोल रहे हैं सीबीसीएस वालों के। मैं सीवाईएसएस की भी पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, पर आपकी इस सीबीसीएस को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, एनएसयूआई वालों को तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2008 में सीबीसीएस लागू हुआ था।
2008 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल्स पे लागू किया गया था। उस समय एनएसयूआई ने इसका समर्थन क्यों किया या इसके विरोध में कुछ क्यों नहीं कहा? आज हम देखते हैं कि जब आईआईटीज में सीबीसीएस जैसा सिस्टम है, जेएनयू में क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में, टेक्निकल कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में सीबीसीएस चल रहा है, जब देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटीज लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हमारे पास में, वहां पर सीबीसीएस चल रहा है एंड इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, तो फिर क्यों आज ऐसा हो रहा है कि कुछ लेफ्ट के संगठन जब विरोध की राजनीति करने के लिए सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, तो एनएसयूआई भी उनके सुर में सुर मिलाकर हाँ बोल रही है। जहां तक सीवाईएसएस का सवाल है, सीवाईएसएस अभी 3 दिन पहले तक सीबीसीएस के विरोध में कह रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि छात्र वास्तव में सीबीसीएस का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात को बदल लिया और आज सीवाईएसएस भी सीबीसीएस का समर्थन कर रही है। हमारा ये स्पष्ट मत है कि सीबीसीएस छात्र हित में है, सीबीसीएस शिक्षा के हित में है और सीबीसीएस से हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर में एक रिफॉर्म आएगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जिस प्रकार हमारे सरकारी स्कूल बिना चेंज के, बिना रिफॉर्म्स के पूरी तरीके से खत्म हो गए, हम सरकारी यूनिवर्सिटीज को खत्म नहीं होने देना चाहते और इसलिए सीबीसीएस जैसे एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो है और प्रोग्रेसिव सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए और जो चॉइसेस प्रॉमिस की गई हैं, अगर एबीवीपी यूनियन में चुनकर आती है तो हम इंश्योर करेंगे कि साइंस के कॉलेजेस में आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी ऑप्शन में मिले, आर्ट्स के कॉलेजेस में साइंस और कॉमर्स के ऑप्शंस भी मिले, इस प्रकार सभी कॉलेजेस में ऑप्शन सारे स्टूडेंट्स को उपलब्ध हों। लेकिन सीबीसीएस एक सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम है जी। काफ़ी आयरॉनिकल है, एफआईयूपी को लेकर कांग्रेस सरकार भी यही बात कर रही थी कि किस तरह से एफआईयूपी का जो मॉडल है वो एक वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल है और कैसे छात्रों और यूनिवर्सिटीज़ को फायदा होगा। देखिए मॉडल की बात अलग होती है, पर एक मॉडल की बात अलग होती है, पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि इतने करीबन 70 से ज़्यादा कॉलेज है। अभी मैं किरोड़ी मल में गया था, वहाँ पे आप चॉइस नाम के लिए तो चॉइस ब्रेक का सिस्टम है, पर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट को फिजिक्स का इलेक्टिव लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा प्राप्त फंड्स में से 35% भी पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाती है? ये स्थिति आज यूनिवर्सिटी की कि अगर आपको लैपटॉप्स बांटने एफआईयूपी को प्रमोट करने के लिए, तो डीयू वाइस चांसलर 162 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं सीबीसीएस के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, नए हॉस्टल्स बनाने की, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, जो पूरी तरीके से छूट है। सीबीसीएस और एफआईयूपी में कोई समानता नहीं है। सीबीसीएस 3 साल का ही कोर्स है, सीबीसीएस में चॉइस स्टूडेंट को मिलेगी। ऑल इंडिया लेवल पे सीबीसीएस लाया गया है, सरकार के द्वारा 2008 में लाया गया है, जबकि एफआईयूपी 4 साल का कोर्स था, उसमें 1 साल एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ रहा था। एफआईयूपी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी खत्म हो रही थी और 1 साल स्टूडेंट का एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा था, इसलिए हमने उसका विरोध किया। जहां तक सीबीसीएस की बात है, सीबीसीएस सरकार के द्वारा लागू किया गया, नेशनल लेवल पे लागू किया गया है और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हम देखते हैं कि देश के अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में ऑलरेडी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है और इसलिए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है, तो उसको किस तरीके से प्रभावी रूप से उसका क्रियान्वयन हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ खड़े होने में। आप सीवाईएसएस की क्या राय है सीबीसीएस के बारे में? क्योंकि शुरू में ये ऐसा बोले से, अभी साकेत जी ने भी बोला कि शुरू में आप लोग ये मुद्दा नहीं उठा रहे थे, पर अब आप लोग ने भी सीबीसीएस का मुद्दा उठा लिया है। तो अगर आप इनके इल्ज़ाम को प्रतिक्रिया देना चाहें कि ये क्या सही है कि आपने ये मुद्दा अभी उठाया, पहले नहीं उठाया था? देखिए, एनएसयूआई और एबीवीपी की तरह हम हर साल एक मुद्दा नहीं उठाते चुनाव लड़ने के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 10 साल से जो इनके मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पे काम किया जाए। जहाँ तक सीबीसीएस का सवाल है, इन्होंने सही कहा कि सीवाईएसएस की आवाज़ जो है वो छात्रों की आवाज़ है। कहीं ना कहीं 21 तारीख को सेशन शुरू हुआ, 21 तारीख से पहले ही बहुत सी स्टूडेंट बॉडी जो है इस पर अपना निर्णय ले चुकी थी कि वो सीबीसीएस के विरोध में है या इसके हक में है। जो फ्रेशर्स थे उनसे ये नहीं पूछा गया कि उन्हें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। हमने 25,000 सजेशन फॉर्म्स बंटवाए, उसमें हमें ये रेस्पॉन्स मिला कि इलेक्टिव्स लेने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है। हमने रावत जी से बात करी, उन्होंने कहा कि 60 स्टूडेंट से ज़्यादा वो एक क्लास में अकोमोडेट नहीं कर सकते। इलेक्टिव्स के लिए जोर दिया जा रहा है कि आप ये स्पेसिफिक लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है क्योंकि वो क्लासेस में और बच्चे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीसीएस में हमारी ये मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाए और जो परमानेंट फैकल्टी हैं, जो एडहॉक बेसिस पे भी फैकल्टी हैं, 4000 कह रहा हूँ, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिग्रेड हो रहा है, उसे परमानेंट करा जाए ताकि एक बेहतर भविष्य इन्हें मिल पाए। मैं आपकी होर्डिंग देख रहा था जो कि आजकल शहर के चारों तरफ है। होर्डिंग पे एक लाइन है कि मनी और मसल पावर के खिलाफ आपका कैंपेन है।
आप लिंगडो कमीशन की गाइडलाइन में ये तो ये साफ साफ से स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5,000 से ज़्यादा को भी पॉलिटिकल पार्टी खर्चा नहीं कर सकती है। पर अभी आप यहाँ पे आकर हकीकत देखिए तो रोड पे पर्चे तो छोड़ दीजिए। अभी आम आदमी पार्टी और CYSS ने रॉक कॉन्सर्ट भी कराया था जहाँ विशाल ददलानी और काफ़ी हस्तियाँ आई थी। तो आपका क्या कहना है कि खुले तौर पे उल्लंघन हो रहा है लिंगडो कमीशन का? काफ़ी देखने से पता चल जा रहा है सड़क पे, किसी पर्चे छपाने में ही 5,000 लगे होंगे तो पूरे इलेक्शन का बजट का तो छोड़ ही दीजिए। तो उसकी आपके बारे में क्या राय है? क्योंकि ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि CYSS जरूर ये बोल रही है कि हमारा मनी मसल पावर के खिलाफ है, पर उनका भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो भी कैंपेन उसी रास्ते पे लड़ रहे हैं। पहले दिन से NSUI और ABVP जो है बहुत घबराए हुए हैं। हमारा स्पेक्टेकुलर डेब्यू हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि 12 तारीख को दिख जाएगा इन्हें। 7 अगस्त को ऐसा सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल जी जो हैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाह रहे थे अगस्त क्रांति के मौके पे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो है उन्हें जगह अवेलेबल नहीं कराई गई, इसकी परमिशन नहीं दी गई, इसलिए तालकटोरा स्टेडियम में वो प्रोग्राम करा गया। जहाँ तक एक बेहतर राजनीति की अपील करने की बात है, अरविंद केजरीवाल यूथ के आइकन हैं। अगर वो एक बेहतर राजनीति को स्थापना करने की कोशिश करते हैं, अगर वो छात्र राजनीति को जड़ से सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें उस पर जो है शंका है। कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं और मान चुके हैं कि इस बार चुनाव हार रहे हैं। 2 दिन पहले का वाकया बताना चाहूँगा। SPM कॉलेज में कुछ ABVP NSUI के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने CYSS के वॉलंटियर से मारपीट करी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो इस हद तक गिर सकता है वो आप सोच लीजिए किस तरह के एलिगेशन लगा सकता है। भीष्म जी, रेंट कंट्रोल का मुद्दा है जो काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आया है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए 20 दिनों से प्रदर्शन भी चल रहा है प्रवीण सिंह के नेतृत्व में। तो रेंट कंट्रोल को लेकर, क्योंकि काफ़ी मैं आप लोग का एजेंडा और मैनिफेस्टो देखा था, हर पार्टी कुछ ना कुछ रेंट कंट्रोल के बारे में बोल रही है। और जो रेंट कंट्रोल का मुद्दा है काफ़ी सालों से देश के हर कोने से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं और 8-9 हज़ार रुपये का कमरा किराए पे लेके देते हैं, क्योंकि हॉस्टल में उतनी सीट नहीं है। तो आप मुझे पता है कि आप तीनों लोग इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर से उठा रहे हैं, पर आप मुझे ये बताइए, अगर आप डूसू में आते हैं तो आप इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करेंगे? ये मैं जानना चाहता हूं। NSUI रेंट कंट्रोल एक्ट और राइट टू एकोमोडेशन इशू उठाया था लास्ट डूसू इलेक्शंस के अंदर। 2 साल से NSUI उस मुद्दे को लेके फील्ड पे उतरी हुई है। हमने कंटिन्यू प्रोटेस्ट किए उसको लेके, बच्चों के बीच में गए और मोर देन 55,000 स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी भी यही मांग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं उनको राइट टू एकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को हम साल में 10 से 12 हज़ार रुपये जो फीस देते हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो फीस कटती है उसमें हमारा कुछ ना कुछ जो योगदान है उसको हमें राइट टू एकोमोडेशन के तौर पे मिलना चाहिए। साथ साथ जो प्राइवेट PGs वगैरह हैं वो बच्चों से हैवी चार्जेस लेते हैं। साथ ही साथ रेंट कंट्रोल एक्ट की बात, समाधान बताइए। समाधान सबसे बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तभी तो हम 2 साल से लगे हुए हैं कि राइट टू एकोमोडेशन है, जिससे हॉस्टल्स की जितने हॉस्टल हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए हॉस्टल्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसीलिए NSUI 2 साल से फील्ड पे उतर के उसको लिए और हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि 1 या 2 साल के अंदर एक हिंदू पे गर्ल्स हॉस्टल तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ एक या 2 हॉस्टल रामदास कॉलेज के अंदर हॉस्टल बनेगा, और KMC हॉस्टल भी पास कर दिया गया है। और साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये कह रहे हैं कि यूथ आइकन है केजरीवाल जी, तो मैं बताऊँगा एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए ऐसा क्या किया है कि उन्हें यूथ आइकन बनाया जाए? साथ साथ इनसे डरने का सबसे बड़ा कारण बताइए, ये बच्चों के लिए फील्ड पे उतर के किया है इन्होंने? साकेत जी, अभी भाजपा की सरकार है जो है केंद्र में, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये मुद्दा जो है ना केंद्र पे मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि स्मृति ईरानी आगे आके, क्योंकि वो HRD में से ये बोल सके कि हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम हर छात्र छात्रा का ये जो है ये राइट है कि उन्हें जो है अकोमोडेशन मिले। आप देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1922 में सेक्शन 33 में साफ तौर पे ये लिखा गया है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी जो केंद्र में भाजपा की सत्ता है वो इस मुद्दे को आप ABVP और इस मुद्दे को और आगे ले जा सकते? देखिए, वैसे तो इस मुद्दे पे क्योंकि आप भाजपा से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं तो शायद भाजपा वाले जवाब दे पाएंगे, और लेकिन ABVP की तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो नई शिक्षा नीति देश में आने वाली है उसमें हम लोगों ने अपनी ओर से भी सजेशन रखे हैं, और उसमें हमारे सजेशन में से ये चीज़ है कि स्टूडेंट जो आउटसाइड माने बड़े शहरों में जो स्टूडेंट छोटी जगहों से आते हैं उनको राइट टू एकोमोडेशन होना चाहिए। उनको उस विश्वविद्यालय के द्वारा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हॉस्टल डेवलप हो जहाँ पे उन्हें एकोमोडेशन मिले।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 60 वर्षों से जब कांग्रेस की सरकार देश में रही तो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आज वर्तमान में जो सरकार है उससे हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीजें लेकर आए, राइट टू एकोमोडेशन ले ले। जहाँ तक डीयू का प्रश्न है, डीयू के पास यूजीसी से बहुत फंड आता है, लेकिन डीयू अभी पूरा पैसा अपना इधर-उधर डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अंतर्ध्वनि पे खर्च करने के लिए लाखों रुपए हैं, लेकिन एक नए हॉस्टल के फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए पैसे नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप कर नहीं सकते तो कम से कम फाउंडेशन स्टोन ही लगाइए, कम से कम आप उसके लिए प्रयास तो करेंगे आगे हॉस्टल बनाने का। और जहां तक एबीवीपी की बात है, तो एबीवीपी लगातार स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पर मोबिलाइज करती रही है। हमने लगातार स्टूडेंट से ये मांग हम उठाते रहे हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर हॉस्टल मिलने चाहिए, नए हॉस्टल कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, पेइंग गेस्ट रेगुलेशन एक्ट दिल्ली में बनना चाहिए और दिल्ली सरकार को आगे बढ़ते हुए रूल एंड कंट्रोल एक्ट दिल्ली में लागू करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू में है। दिल्ली रूल एंड कंट्रोल एक्ट दिल्ली गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। इसके लिए हम 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, हमने उनसे भी डिमांड करी और हम साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली के मालिक हैं, क्योंकि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में है, तो आपका भी ये दायित्व है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करें। जो 16 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, आप वहां पर तुरंत हॉस्टल बनाएं। जो 16 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि वहाँ वाईफाई पहले से था, वो आपने डेवलप नहीं किया है। जो आप ये पेइंग गेस्ट कंट्रोल एक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये आप बताइए कैसे? देखिए, पेइंग गेस्ट रेगुलेशन एक्ट दिल्ली गवर्नमेंट को लाना चाहिए। दिल्ली में आप दिल्ली में क्या पूरे ही देश में फिलहाल पेइंग गेस्ट एक ऐसे बिजनेस के रूप में उभरा है जहां पर स्टूडेंट का पूरी तरीके से हैरेसमेंट किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपनी बिल्डिंग को पेइंग गेस्ट में बदल दे, उसको ना सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ना वो सरकार को 1 रुपए टैक्स देता है, ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है कि किस प्रकार का फूड वो वहां पर सर्व कर रहा है, क्या-क्या फैसिलिटीज दे रहा है। उससे सिर्फ एक आम मकान मालिक की तरह एक एग्रीमेंट करना होता है। हमारी ये मांग है कि एक पेइंग गेस्ट रेगुलेशन एक्ट अलग से बने, ताकि शुरू में जो चीजें आप प्रॉमिस करें, जैसे कि हम होटल में जाते हैं और होटल में हमें प्रॉमिस किया जाता है कि ये फैसिलिटी आपको मिलेगी इतने रुपए में, इसी प्रकार पेइंग गेस्ट भी एक बिजनेस है, एक सर्विस सेक्टर है, वहां पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस होना चाहिए कि वी ऑफर यू दिस एंड यू पे अस दिस। इसलिए हम पेइंग गेस्ट रेगुलेशन एक्ट की डिमांड दिल्ली गवर्नमेंट से करते हैं। जी, क्योंकि अभी दिल्ली में आपकी सरकार है, जबकि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है उसे संसद में पहले मंजूरी मिलनी पड़ेगी, पर जैसा कि साकेत बता रहे थे कि जो दिल्ली रूल रेंट कंट्रोल एक्ट है और जो ये एक और चीज़ ला रहे हैं पेइंग गेस्ट कंट्रोल एक्ट, जो कि एबीवीपी का बात करेंगे, तो आप मान के राजनीति से ऊपर उठ के जिस जो भी रूल में आए, आप इस बात पे इनका समर्थन करेंगे कि पेइंग गेस्ट कंट्रोल एक्ट या दिल्ली रूल रेंट कंट्रोल एक्ट है, इस पर आपकी सरकार कुछ काम करेगा? जो चार्टर ऑफ डिमांड्स यूएसएस ने पेश करा है उसके अंदर 2 चीज़ें साफ हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है, जो केंद्र सरकार ने अभी पास करा था, उसके अंदर हम एक क्लॉज की मांग कर रहे हैं जिसमें कि जो छात्र वहाँ पे आके रहते हैं 3 साल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका एविक्शन ना कराया जाए, उनसे कमरा जल्दी खाली ना कराया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार ने पहले ही दिन आते ही जो बिजली के दाम आते कर दिए थे और पानी माफ कर दिया था, कहीं ना कहीं पीजी में रहने वाले छात्रों को सुविधा भी मुहैया नहीं हो पा रही है, तो परमानेंट विजिट मीटर्स की मांग जो है हमने उसमें करी।